आज हम उस कहानी को लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में घटित हुई और सुनने के बाद आप ये कहेंगे कि मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था, नाव वहां डूबी जहां पानी कम था, यानी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कहानी की शुरुआत करते हैं बिहार विधानसभा 2025 में। हमने बसपा के यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत सारी उम्मीदें जताई थी, एग्जिट पोल दिया था, उसके बाद काउंटिंग भी दिखाया, मतगणना। लेकिन हमें क्या पता एक काउंटिंग एजेंट मंत्री बन जाएगा। हम लोग भी काउंटिंग पे थे, हमें नहीं पता था एक काउंटिंग एजेंट बिहार सरकार का मंत्री बन जाएगा। जो दिलचस्प कहानी निकल कर आई है इलेक्शन कमीशन के साइट से, इलेक्शन कमीशन ने खुलासा किया है, बिल्कुल ऑफिशियल है, किसी प्रकार की मंडगढ़ंत नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अगर इस मुगालते में रहते हैं कि बहुजन समाज के लोग जो हैं सब उनके ही हैं, उनके सपोर्टर हैं, तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी अथवा चंद्रशेखर जरूर आपको दिखाई देते होंगे। बिहार में आपको चिराग पासवान, जीतन राम मांझी दिखाई देते हैं। लेकिन आपके बीच बैठे हुए कुछ ऐसे गुमनाम चेहरे जो महज थोड़े से पैसों के लिए आपका रास्ता रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। कहानी बड़ी दिलचस्प है, सुनने के बाद आपको आश्चर्य भी होगा। और बहुजन समाज पार्टी को रास्ता रोकने के लिए जितने जितने वोट से बसपा के कुछ कैंडिडेट हारे हैं, उतने उतने वोट प्राप्त किए हैं उन गुमनाम चेहरे जो बहुजन समाज से हैं, SC ST से हैं। मैंने पूरा खंगाल लिया, लेकिन जो हाईलाइटेड मामला है वो मैं बता देता हूं। सासाराम की एक सीट जहां उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी खड़ी थी, चुनावी मैदान में चुनकर विधायक भी बनी, और उसी सीट पर एक रामायण पासवान खड़े थे। और रही बात ये कि उपेंद्र कुशवाहा जी के जो पुत्र हैं दीपक प्रकाश, जो पंचायती राज मंत्री बने हैं, अभी शपथ ग्रहण लिया है, आपने नाम बहुत सुना होगा। वो दीपक प्रकाश रामायण पासवान के काउंटिंग एजेंट थे। पहला प्रश्न कि अपनी मां का काउंटिंग एजेंट क्यों नहीं बने? मां तो खड़ी थी उसी सीट पर, चुनाव भी जीती। तो एक निर्दलीय उम्मीदवार रामायण पासवान का काउंटिंग एजेंट बनने का क्या मतलब? सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में है, और जो बहन मायावती जी के नजदीकी कोई भाजपा किसी निर्दलीय का काउंटिंग एजेंट बनने लग जाए तो लोग क्या कहेंगे? कनेक्ट तो करेंगे कि पिताजी NDA में मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनकी मां चुनाव लड़ रही है, चुनावी मैदान में है सासाराम सीट पर ही, और बेटा एक रामायण पासवान जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनके काउंटिंग एजेंट हैं। यह और बात है 300-400 वोट ही प्राप्त हुआ, जमानत जब्त हो गई उस कैंडिडेट की, और उनके काउंटिंग एजेंट बिहार में मंत्री बनाए जाते हैं। और इस तरह से बसपा का रास्ता रोकने के लिए केवल महागठबंधन ही व्याकुल नहीं थी, महागठबंधन के लोग ही परेशान नहीं होते हैं। भाजपा ने 3-3, 4-4 जो है दलित कैंडिडेट निर्दलीय उतारा था, क्योंकि डाउट हो चुका था कि बसपा बहुत सीट से आगे निकल जाएगी। हम लोग जो है जब जमीन पर सर्वे करते हैं तो ऐसे ही फेक न्यूज नहीं फैलाते हैं, कहीं हम पेड पत्रकार नहीं है। बहुजन समाज पार्टी हमें मनी ऑर्डर नहीं भेजती है। मैं क्लियर बता दूं, बहुजन समाज के लोग जिनको कोई मतलब नहीं है, केवल समाज से प्रेम है, वो हमें आर्थिक सहयोग देते हैं चैनल से, और हम निष्पक्ष सुनाते हैं।
हर सीट पर 3-4 जो है दलित कैंडिडेट को उतारा गया। इस बात का डर था कि बिहार में बसपा बाजी मारेगी, 1000-2000 वोट से ही अगर जीत गई तो 2-3 दलित कैंडिडेट को खड़ा कर दो। अब आप हमें अपने कमेंट से बताइए कि जो बिहार सरकार में मंत्री बनते हैं वो किसी निर्दलीय कैंडिडेट का काउंटिंग एजेंट है। ये तो सर्टिफाइड इलेक्शन कमीशन के साइट से लिया गया है, कबूल किया है इलेक्शन कमीशन के साइट ने, और वे काउंटिंग एजेंट बन जाते हैं बिहार सरकार में मंत्री। अब 6 महीने के अंदर या तो उनको एमएलसी बनाया जाएगा अथवा कोई कैंडिडेट रिजाइन करे, वहां से उनको चुनाव लड़वाया जाए। 2 ही तो रास्ते हैं, विधायक बनना है अथवा विधान परिषद का सदस्य एमएलसी, एमएलए बने अथवा एमएलसी बने, तब जाके आपका मंत्री पद टिकी हुई रहेगी। अन्यथा 6 महीने के बाद आपको मंत्री पद छोड़ना होगा, क्योंकि अभी वो कुछ भी नहीं है, ना एमएलए है, ना एमपी है, ना एमएलसी है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी आपको नहीं लगता, क्या सवाल नहीं उठता कि आप अपने मां के काउंटिंग एजेंट क्यों नहीं बने? भाई रिश्ता है मां बेटा का, पिता का पुत्र बन सकता है काउंटिंग एजेंट, अपने परिवार का आदमी बन सकता है। आप अलग हटकर निर्दलीय कैंडिडेट, वह भी दलित समुदाय से जो आता है, उसका काउंटिंग एजेंट बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने खरा भी किया होगा, पैसे भी दिया होंगे। भाई नामांकन फीस 10,000 रुपए लगता है। क्या इस चुनाव में भाजपा ने, जदयू ने जो सत्ता पक्ष है, क्या यह भी खेल किया कि 5-5, 10-10 कैंडिडेट जो वोट कटवा होता है SC ST समाज से, कुछ घर चलाने के पैसे दे दो, कुछ नामांकन के खर्चा दे दो, ताकि जितने मार्जिन वोट से बसपा या कोई और पार्टी आगे बढ़ेगी तो इनके वोट काटने के लिए ये उम्मीदवार काफी है। अगर बसपा अड़ जाती है कि फला सीट पे हमारा बहुजन समाज का इतना वोट है, तो सत्ता पक्ष ये कह सके कि बहुजन समाज के 3 कैंडिडेट हैं, आपके वोट का बंटवारा हुआ है, लोगों ने वहां वोट डाले हैं, आपके वोट आपके ही समाज के लोगों ने काट लिया है। और इस तरह से राजनीति करती है एनडीए। ये तो खुलासा हो गया। सवाल ये उठता है कि आगामी जो चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में, क्या वहां भी ऐसा ही खेला होगा? उत्तर प्रदेश में चलिए भाई, चंद्रशेखर आजाद तो डिक्लेयर हैं, उदित राज डिक्लेयर है कि कांग्रेस के सदस्य हैं, और हर कोई आजाद है अन्य पार्टियों में जाने के लिए। लेकिन जिन व्यक्ति का आप चेहरा नहीं जानते, जो नॉर्मल है, आम इंसान है, क्या वो पैसे लेके उम्मीदवार बन जाते हैं वोट काटने के लिए, समाज का वोट काटने के लिए? आपने ये सुना होगा कि लोग पैसे लेकर वोट देते हैं, ये आरोप लगता है, बहुजन समाज के ऊपर ज्यादा लगता है। लोग भाषणों में कह देते हैं भैया ये तो दारू मुर्गा खा के कुछ पैसे लेके वोट दे दिए। कई बार आपने चुनाव में ये भी सुना होगा, जिसे अरविंद केजरीवाल जी कह दिए थे कि पैसा ले लेना लेकिन वोट नहीं देना। इसका मतलब पैसा बंटता है चुनाव में, और ऐसी किस्से कहानियां तो आ ही जाती है। लेकिन क्या ये आपको नया ट्रेंड नहीं लग रहा है कि पैसे लेके उम्मीदवार बन जाना, निर्दलीय कैंडिडेट ही सही? एक बार हमने देखा था कि रामविलास पासवान जी जो हाजीपुर से चुनाव लड़े थे, तो 2-3 उसी समुदाय से, रामविलास नाम के व्यक्ति जिसके जो पासवान समुदाय से ही हो, उनको खड़ा कर दिया गया लोगों को गुमराह करने के लिए। ये भी रामविलास पासवान, ये भी रामविलास पासवान, लोग कंफ्यूज हो जाए। और जो समाज है बहुजन समाज, जहां पर लिटरेसी की कमी है, जहां पर नाम से सीधे कूद जाते हैं, वहां पर दिक्कत ये आ जाती है कि भैया असली कैंडिडेट हमारा कौन है, क्योंकि लिटरेसी की कमी है, समाज में जागरूकता की कमी है, और बहुजन समाज के पास इतना अपरेटस नहीं होता, इतना व्यवस्था नहीं होता कि हर माउथ तक, हर ईयर तक, यानी हर कान तक अपनी आवाज पहुंचाए, अपने ब्रांड नेम, अपने कैंडिडेट का नाम बताएं। भाई एक बार कह दिया बहुजन समाज, SC ST, उसी का शोर हो रहा है, लेकिन उसी SC ST में कई कैंडिडेट जो फेक होते हैं। आपने बिहार विधानसभा चुनाव में देखा था, एक आध जगह हम लोग भी गलतियां किए थे, क्योंकि मैं जो गलती करता हूं उसको छिपाता नहीं हूं।
गलतियां किए थे। भाई नीला झंडा सबके पास है तो हम तो ये सोच के ही जाएंगे कि वहां बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट होंगे। अब ब्रांड कौन सा है, इसलिए तो अब बसपा वाले ये भी बोलने लग रहे हैं कि नीला झंडा हाथी छाप, यानी नीला झंडा के साथ हाथी निशान भी होना चाहिए। तो नीला गमछा नीला झंडा डाल लेते हैं। लेकिन अगर 3-4 कैंडिडेट खड़े हो जाएं बहुजन समाज के तो वोटों में बिखराव होता है, सीधे साधे लोग परेशान होते हैं। ये जो तथ्य हमने अपने वीडियो में रखा है, यह तथ्य और ये बातें बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं बहन मायावती जी तक जानी चाहिए। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए क्योंकि यह तथ्यपूर्ण है और सबूत के साथ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर देता है कि कौन सा कैंडिडेट उसका कौन काउंटिंग एजेंट। तो सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी जब हेरा फेरी पर सत्ता पक्ष पहुंच गई है तब बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी, उसको अगली लड़ाई कैसे जीतेगी, इसके ऊपर सवाल बनता है। क्योंकि आप बात करते हैं SC/ST की, आप बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे सार्वजनिक मंच बन चुके हैं, कोई भी आदमी अंबेडकरवादी बन जाता है। 6 दिसंबर को केवल बसपा ही नहीं प्रोग्राम करेगी, बहुत सारे नेता प्रोग्राम करेंगे, बहुत सारी पार्टियां भी करेगी कि हम भी अंबेडकरवादी हैं। समाज गुमराह होता है और समाज को बचाने के लिए बिहारी सुल्तान चैनल के इस तरह के फैक्ट्स को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।